Hi guys, welcome back to my channel Wisdom Institute for a Civil Engineer। आज हम लोग क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट क्यूब एंड इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। ओके, और हमने पिछले वीडियो में देखा था ना कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं एक क्यूब का, जब क्यूब टेस्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो पहला क्या है, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। मतलब जब हम इस टाइप के क्यूब में कंक्रीट फिल करते हैं, उसके बाद क्यूब जब बनाते हैं 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm का, ठीक है, तो उसको निकालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग मीन्स वाटर में उसको डाल देते हैं। ठीक है, वाटर में उसको डाल देते हैं, और जिस वाटर में हम लोग जब डालते हैं ना, तो उस वाटर का क्या होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक उस वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है हम लोगों को कि वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रख देंगे क्यूरिंग के लिए। उसके बाद जब हम लोग को क्या करना जरूरी है, जैसे 7 डेज़ के बाद हम लोग टेस्ट करेंगे क्यूब टेस्ट, तो 7 डेज़ के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से निकाल के, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे। ठीक है, तो क्यूरिंग मीन्स हुआ उसको वाटर में रख के क्यूरिंग करना। ठीक है, उसको 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसको रखना, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बहुत मायने रखता है। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से बहुत ऊपर है ना, या 20 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो वैल्यू आएगा वो बहुत अलग आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को ये सब पॉइंट क्या करना रहता है, नोटिस करके चलना पड़ता है कि वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए। ठीक है, और जब हम लोग क्यूब को वाटर में रखेंगे तो इस तरह रखेंगे कि वो क्यूब क्या हो, पूरा डूबा हो। ठीक है, वाटर में क्या हो, पूरा डूबा हो उसमें। ये नहीं कि आधा क्यूब क्या है मेरा वाटर के नीचे है और आधा क्यूब वाटर के ऊपर दिख रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, पूरा वाटर के नीचे रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट फिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट वेरियस एज। ठीक है, वेरियस एज मतलब क्या हुआ कि ये जो क्यूब मैंने तैयार किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रोज़ 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद क्या करेगा, ये अपना स्ट्रेंथ बनाएगा ना, कि इसमें मजबूती आई, कितना स्ट्रेंथ अब आया, ये कितना मजबूत हुआ, तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा। तो देखते हैं क्या, जब क्यूब हम लोग क्यूब बनाते हैं, तो वो क्यूब का 1 डे में जो होता है ना, उसका स्ट्रेंथ कितना मिल जाता है हम लोग को, 16% स्ट्रेंथ मिल जाता है 1 दिन में। ठीक है, और 3 डेज़ में क्या होता है, 40% मिल जाता है। ठीक है, अगर 3 डे पे अगर हम लोग टेस्ट करेंगे, 3 दिन के बाद अगर हम लोग क्यूब टेस्ट करेंगे, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, तो मान लीजिए M25 का मैंने पिछले वीडियो में जो देखा था, तो M25 मतलब 25 का 40% जो स्ट्रेंथ आएगा ना, उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए अगर 3 डे पे टेस्ट कर रहे हैं किसी क्यूब का। तो इस क्यूब का स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए, 40% आना चाहिए 3 डे पे अगर हम टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर 40% से कम आया 3 डेज में, तो क्या होगा, वो कंक्रीट फेल होगा, वो कंक्रीट क्या होगा, हम लोग यूज नहीं करेंगे, वो कास्टिंग उसका नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हो भी गया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से ब्रेक करके फिर से कास्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था आप लोगों को। नेक्स्ट है मेरा क्या, 7 डेज। 7 डेज में क्या होता है, वो 65% स्ट्रेंथ मिल जाता है हमें। ठीक है, और 14 डेज में 90% स्ट्रेंथ मिलता है, और 28 डेज में जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो 99% हम लोगों को क्या मिल जाना चाहिए, स्ट्रेंथ मिल जाना चाहिए। ठीक है, 99 से 100 तक मिलना चाहिए स्ट्रेंथ। तो पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ बताया था क्या, 28 डेज़ के लिए देखा था कि 28 डेज़ में कितना 99% स्ट्रेंथ मिलना चाहिए। तो एक जगह क्या हो गया था, फेल हो गया था, और एक जगह क्या हुआ था, 99% से ज़्यादा आया था, तो वो कंक्रीट क्या हुआ, पास हुआ था। अगर 40 डेज़ के लिए करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। ठीक है, 90% अगर उसका स्ट्रेंथ आ रहा है उस क्यूब टेस्ट करने के बाद, तो वो कंक्रीट क्या है, पास है। अगर 90% नहीं आ रहा है तो वो फेल है। 7 डे पे उसी तरह करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ कितना मिलना चाहिए, 65% मिलना चाहिए।
65% मतलब क्या कि अगर हम मशीन में जब टेस्ट किए, ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो फार्मूला है लोड बाय एरिया, ठीक है, लोड बाय एरिया इन mm स्क्वायर जो इसका है क्यूब का, ठीक है, तो उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेरा कितना होना चाहिए, 65% मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, अलग अलग ग्रेड के कंक्रीट के लिए कितना स्ट्रेंथ मिलता है, तो ये कुछ पॉइंट देंगे। तो मैं यहाँ से फाइंड भी कर सकता ना, फाइंड भी कर सकता कौन सा कंक्रीट आया, कितने दिन के बाद टेस्ट कर रहे हैं, कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए और कितना आया, और कम आया तो फेल है, ज़्यादा आया तो पास है, वो तो खुद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिया है क्या कि यह ग्रेड ऑफ कंक्रीट 7 डे में अगर टेस्ट करेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर में वैल्यू कितना आना चाहिए, 28 डेज में चेक करेंगे तो कितना आना चाहिए। मान लीजिए कि मेरा M15 ग्रेड का कंक्रीट है, जैसे साइड पे कोई कंक्रीट है M15 ग्रेड का, अगर वो उस क्यूब का टेस्ट अगर करे तो 7 डेज में अगर टेस्ट करे तो कितना आना चाहिए, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए 7 डे में टेस्टिंग करने के बाद। और 28 डेज में जब उसका करेंगे, मतलब 28 डेज तक क्यूरिंग करेंगे, और 28 डेज के बाद अगर M15 ग्रेड का कंक्रीट का अगर क्यूब टेस्ट करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, उसका वैल्यू स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब 100% लगभग मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, M20 कंक्रीट के लिए अगर ग्रेड M20 कंक्रीट हम लोग मंगाते हैं तो उसका 7 डेज के लिए कितना होना चाहिए, 13.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए, अगर 7 डे पे टेस्ट कर रहे हैं क्यूब टेस्ट तो, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ होना चाहिए इतना। अगर 28 डेज पे टेस्ट कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसका कितना होना चाहिए, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसका वैल्यू होना चाहिए। उससे अगर कम है तो कंक्रीट फेल है, उससे अगर ज़्यादा है तो कंक्रीट पास है। ये हमेशा याद रखेंगे कि इसका जो स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा होना चाहिए, अगर उससे कम हो रहा है तो क्या होगा, कंक्रीट फेल होगा, मुझे फिर से वहाँ पे कास्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, M25 ग्रेड का रहेगा तो 7 डेज में कितना आना चाहिए, 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए, अब तो समझ जाएंगे आप लोग। फिर 28 डेज में कितना आना चाहिए, 100% लगभग 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए अगर 28 दिन पे टेस्ट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है मेरा क्या, M30 कंक्रीट के लिए अगर देखें M30, तो M30 के लिए क्या 7 डे पे अगर टेस्ट करेंगे, मतलब M30 ग्रेड का कंक्रीट है उसका क्यूब बनाए, और क्यूब बनाने के बाद क्यूरिंग किए, और क्यूरिंग करने के बाद जब हम उसको 7 दिन के बाद टेस्ट करेंगे ना तो उसका स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और उसी क्यूब को अगर 28 डेज में अगर टेस्ट करेंगे ना क्यूब टेस्ट, तो उसका स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा M35, तो M35 के लिए 7 डे में कितना होना चाहिए, 23.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 28 डेज के लिए 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। उसी तरह M40 के लिए क्या आना चाहिए, 7 डे में टेस्ट करेंगे तो 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 28 डेज के लिए क्या होगा, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट है क्या M45 के लिए अगर टेस्ट कर रहे हैं कंक्रीट के लिए तो 7 डे में उसका स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 28 डेज के लिए कितना आना चाहिए, 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए, ओके। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस कंक्रीट के लिए 7 डे में टेस्ट करेंगे तो कितना स्ट्रेंथ आना चाहिए, और 28 डेज में करेंगे तो कितना आना चाहिए, यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है एक सिविल साइड इंजीनियर के पास, क्या कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं क्या कि कितना सैंपल बनाएंगे, कितना क्यूब बनाएंगे, मान लो कंक्रीट आया तो कितना क्यूब बनाएंगे, 3 बनाएंगे या 6 बनाएंगे या 9 बनाएंगे या उससे ज़्यादा कितना बनाएंगे, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो ये पॉइंट उसी के लिए, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, ये नंबर ऑफ सैंपल, मतलब क्या कंक्रीट जो आ रहा है उसका कितना क्वांटिटी है और उसका कितना सैंपल बनाना चाहिए, मुझे इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर जो कंक्रीट आ रहा है साइट पे, ठीक है, तो अगर 0 से लेकर लगभग 0 से लेकर 5 MQ, मतलब 5 MQ तक अगर कंक्रीट आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, 1 नंबर ऑफ सैंपल। अब देखेंगे 1 नंबर ऑफ सैंपल क्या होता है, ठीक है। 1 नंबर ऑफ सैंपल मतलब क्या कि मान लो कि हम 7 डे में टेस्ट करेंगे एक क्यूब, ठीक है, एक 40 डे में करेंगे, और उसके बाद 28 डेज में करेंगे। अगर मुझे बोला जाए कि 7 दिन पे भी टेस्ट करना है इसका, और 40 डेज पे भी करना है, 28 डेज पे भी करना है, तो हर
7 डेज के लिए जो करेंगे ना, तो सब में क्या 3 क्यूब बनाते हैं, 3 क्यूब इसका, 3 क्यूब इसका, 3 क्यूब इसका, मतलब क्या यहाँ कितना बनेगा, टोटल 9 नग हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितना हो जाएंगे, 9 नग, मतलब क्या 9 मेरा क्या बनाना पड़ेगा, क्यूब बनाना पड़ेगा 5 MQ के लिए। लेकिन कहीं कहीं क्या होगा, अगर साइट पे बोल दिया जाए कि नहीं मुझे जो है ना तुम सिर्फ 7 डेज के लिए और 28 डेज के लिए, मतलब 2 ही सैंपल बनाना है ना, तो 2 सैंपल बनाना है, मतलब क्या 2 दिन के लिए, 7 डेज के लिए और 28 डेज के लिए। तो एक में कितना होता है, 3 क्यूब बनाना है एक टेस्ट के लिए, और 28 डेज 2 हुआ तो इसके लिए 3, तो 3 कितना, यहाँ पे मुझे सिर्फ 6 क्यूब बनाना पड़ेगा और 6 क्यूब का टेस्ट करेंगे। एक्चुअली ना 3 क्यूब हम लोग इसलिए बनाते हैं ना कि इसका क्या हो, प्रॉपर स्ट्रेंथ पता चले, क्योंकि एक ही क्यूब से हमको पता नहीं चलेगा। 3 क्यूब का अगर टेस्ट करेंगे ना तो उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, एवरेज निकालने के बाद हम लोग को उसका प्रॉपर स्ट्रेंथ पता चल जाएगा कि कितना होना चाहिए और कितना आया, जितना होना चाहिए उतना आया या नहीं। अगर उससे कम आया तो कंक्रीट फेल है, अगर उससे ज़्यादा आया तो कंक्रीट पास है, वो कंक्रीट अच्छा है, काम के लिए है। ठीक है, तो समझ में आया। अगर 3 दिन के लिए बोलेगा तो 9 क्यूब बनाएंगे, 2 दिन के लिए ही बोलेगा मतलब 7 डेज पे और 28 डेज पे टेस्ट करना है, 2 ही दिन टेस्ट करना है, तो कितना बनाएंगे, 6 क्यूब बनाएंगे। डॉट क्लियर हुआ आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट है क्या मेरा, अगर 6 MQ से लेकर 15 MQ तक अगर कंक्रीट आ रहा है कास्टिंग के लिए साइट पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनाएंगे, 2 नंबर ऑफ सैंपल बनाएंगे। 2 नंबर ऑफ सैंपल मतलब क्या, 1 नंबर ऑफ सैंपल में ये हुआ 1 नंबर ऑफ सैंपल, ये हुआ 2 नंबर ऑफ सैंपल। 1 नंबर ऑफ सैंपल में मान लो मुझे बोल रहा है कि 7 डे के लिए टेस्ट करना है और 28 डेज के लिए टेस्ट करना है, तो 7 डे के लिए 3 होगा और 28 डेज के लिए क्या होगा, 3 होगा, तो 3 कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे बोला है 2 नंबर ऑफ सैंपल ना, तो फिर दूसरा के लिए फिर क्या होगा, 7 डेज के लिए और 28 डेज के लिए, तो इसमें भी 3 होगा और इसमें भी 3 होगा, तो 6 इसका होगा एक नंबर ऑफ सैंपल का और 6 हो गया इसका, तो कितना होगा टोटल 12 क्यूब बनाएंगे। लेकिन यहाँ भी ध्यान देंगे, यहाँ मैंने सिर्फ बोला क्या 7 डे के लिए और 28 डेज के लिए क्या करना है, चेक करना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लेकिन अगर इसमें फिर बोला जाए कि 14 डेज के लिए भी होगा करना है, 3 दिन करना है, 7 डेज 14 डेज और 28 डेज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा 3 क्यूब और, तो 9 इसमें हो जाएगा, 9 इसमें हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा 8 क्यूब हम लोग को बनाना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है मेरा क्या कि अगर 60 MQ से लेकर 30 MQ, मतलब 60 MQ से लेकर 30 MQ तक अगर कंक्रीट आ रहा है कास्टिंग के लिए साइट पे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, 3 नंबर ऑफ सैंपल। 3 नंबर ऑफ सैंपल मतलब समझिए ना, 1 सैंपल, 2 सैंपल और तीसरा सैंपल। एक सैंपल में अगर बोला जाए 7 डेज के लिए और 28 डेज के लिए, ठीक है, तो 7 डेज के लिए जो टेस्ट करेंगे 7 डेज के बाद, तो 3 क्यूब बनाएंगे इसमें, और 28 डेज के बाद बनाएंगे तो उसमें भी 3 क्यूब बनाएंगे। फिर दूसरा सैंपल होगा उसमें भी 7 डेज के लिए होगा और 28 डेज के लिए होगा, तो 7 डेज के बाद जो टेस्ट करेंगे तो उसमें भी 3 क्यूब, मतलब हर सेट में क्या होगा 3 क्यूब हम लोग लेंगे। 28 डेज में क्या होगा 3 क्यूब। फिर तीसरा सैंपल में क्या होगा 7 डेज पे और 28 डेज पे, तो 7 डेज पे कितना होगा 3 और 28 डेज पे 3, तो टोटल मेरा क्यूब कितना बनाना पड़ेगा, देखिए 6 इसमें, 6 इसमें और 6 इसमें, तो 6 6 12 और 6 कितना हुआ 18, मतलब टोटल 18 क्यूब हम लोगों को बनाना पड़ेगा। अगर कितना है, सॉरी ये 16 MQ से लेकर 30 MQ तक अगर कंक्रीट आ रहा है तो 3 सैंपल बनाना है, ठीक है, और क्यूब कितना बनेगा 18। अगर इसमें बोला जाए फिर वही बात कि 14 डेज के लिए भी करना है तो 3 इसमें और क्यूब ऐड हो जाएगा, इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, तो 9 इसमें 9 इसमें 9 इसमें, तो 9 3 जा 27, मतलब मुझे टोटल क्या 27 क्यूब भरना पड़ेगा और 27 क्यूब का टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा, अब तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया, आगे अब तो देख ही सकते हैं, फिर भी देख लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है 31 डेज के लिए, सॉरी 31 MQ से लेके 50 MQ तक अगर कंक्रीट आ रहा है साइट पे कास्टिंग के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 नंबर ऑफ सैंपल लेंगे। कितना लेंगे 4 नंबर ऑफ सैंपल, मतलब 4 सैंपल लेंगे, 1 सैंपल, 2 सैंपल, 3 सैंपल, 4 सैंपल। तो पहला सैंपल में कितना 7 डेज, 28 डेज, 3 क्यूब,
फिर इसमें 3 क्यूब, फिर 7 डेज 28 डेज, दो दिन टेस्ट करेंगे, 3 क्यूब 3 क्यूब, ठीक है। फिर इसमें भी उसी तरह 6 क्यूब, इसमें भी 6 क्यूब, तो कितना होगा 6 4 जा 24, है ना। तो कितना क्यूब बनाना पड़ेगा मुझे, 24 क्यूब बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें भी फिर 14 डेज़ के लिए बोल दिया, ठीक है, इसमें सॉरी 14 डेज़ के लिए भी अगर बोल दिया तो 3 क्यूब और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 9 9 9, तो 9 4 जा 36, मतलब 36 क्यूब भरना पड़ेगा। अगर 2 ही दिन बोलेगा 7 डेज़ के लिए और 28 डेज़ के लिए टेस्ट करना है, तो कितना होगा 6 क्यूब मुझे बनाना पड़ेगा। तो 6 4 जा 24 क्यूब बनाना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट है मेरा क्या, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है मेरा कि मोर देन 50 MQ। अगर साइट पे क्या हो रहा है कि 50 MQ से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 50 MQ से ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पे कितना सैंपल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ है क्या 4 + 1 8 4 ईच 50 MQ, मतलब 4 सैंपल तो लेंगे ही, लेकिन जितना 50 होगा बढ़ेगा, ठीक है। जैसे एक 50 MQ है तो एक सैंपल इसमें बढ़ाएंगे, एक सैंपल मतलब क्या 6 क्यूब या 9 क्यूब, मतलब 2 दिन के लिए बोलेगा 7 डेज 28 डेज के लिए तो 6 क्यूब होगा 3 और 3 डेज के लिए बोलेगा 7 डेज में भी टेस्ट करना है, 14 डेज में भी टेस्ट करना है, 28 डेज में भी टेस्ट करना है, तो 9 क्यूब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बस 9 क्यूब या 6 क्यूब क्या होगा ऐड हो जाएगा 4 सैंपल में। तो उस तरह से हम लोग क्या अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना MQ रहेगा और कितना मुझे नंबर ऑफ़ क्यूब बनाना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा साइट इंजीनियर को क्या होता है कि कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्या इन लोग को छोटी छोटी बात पे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर एक बार इसको देख ले समझ ले अच्छे से तो आगे कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू।